नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ एक और नई रचना साना साना हाथ जोड़ी के साथ मधु कांकरिया जी द्वारा रचित। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक से हिमालय तक की यात्रा का सजीव भावपूर्ण चित्रण किया है। लेखिका का मत है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का अत्यंत अद्भुत एवं काव्यात्मक वर्णन किया है कि मानो हिमालय का पल पल बदलता सौंदर्य हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस यात्रा वृत्तांत में महिला यायावरी विशिष्टता भी देखी जा सकती है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में प्राकृतिक नज़ारों के साथ साथ वहाँ के जीवन का यथार्थ चित्रण भी अंकित किया गया है। लेखिका गंगटोक में रात को तारों से जगमगाते आसमान को देखती है। तारों में ऐसा सम्मोहन था कि कोई भी देखने वाला उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। लेखिका भी ऐसे दृश्यों को देखकर उसमें खो जाती है। उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह प्रातः उठकर नेपाली भाषा में प्रातःकालीन की जाने वाली प्रार्थना करती है। उसी सुबह उन्हें युमथांग जाना था। यदि मौसम साफ हो तो वहाँ से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। मौसम साफ था किंतु आकाश में हल्के हल्के बादल थे, इसलिए हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई न दे सकी। युमथांग गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर दूर था। उनके ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे था। युमथांग का मार्ग फूलों भरी घाटियों वाला था। मार्ग में उन्हें एक स्थान पर सफ़ेद रंग की बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। ये पताकाएं हिंसा और शांति का प्रतीक थी। नार्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं जिन्हें उतारा नहीं जाता। किसी नए कार्य के आरंभ के समय रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि कैविलोंग स्टाक नाम स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। उन लोगों ने मार्ग में एक घूमता हुआ चक्र देखा जिसे धर्म चक्र कहते हैं। वहाँ के लोगों का विश्वास है कि उसे घुमाने से घुमाने वाले के सभी पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि सब स्थानों के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वासों और पाप पुण्य संबंधी धारणाएं लगभग एक समान हैं। जो जो उनकी जीप ऊपर बढ़ती जा रही थी त्यों त्यों बाजार पीछे छूटते जा रहे थे। बड़ी बड़ी पहाड़ियां सामने अपने विराट रूप दिखाई देने लगी थी। पास जाकर देखने से लगता था कि वे सौंदर्य के वैभव से मंडित थी। धीरे धीरे मार्ग घुमावदार होते जा रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। लगता था कि वे किसी हरी भरी गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ के अत्यंत सुंदर मौसम का प्रभाव सब पर हो रहा था, किंतु लेखिका चुपचाप बैठी हुई वहाँ के संपूर्ण दृश्य को अपने में समा लेना चाहती थी। सिल्लीगुड़ी से साथ चल रही तिस्ता नदी का सौंदर्य अब देखते ही बनता था। लेखिका नदी के सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रही थी, साथ ही मन हिमालय को सलामी दे रही थी। जीप 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पर जाकर रुकती है। सभी लोग वहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद करने लगते हैं, किंतु लेखिका अत्यंत तल्लीनता के साथ झरने में बह रहे संगीत को आत्मलीन होकर सुन रही थी। उन्हें लगता था कि जैसे उन्होंने सत्य एवं सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का बहता पानी उनमें एक जोश, शक्ति और एहसास भर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके अंतःकरण की सारी कुटिलताएं और बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई। वे वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थी। जब जितेन ने आकर कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य है, तब वे आगे चलने को तैयार हुई। मार्ग में आँखों और आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले अनेक दृश्य बिखरे हुए थे। मार्ग में प्राकृतिक दृश्य पल पल में अपना रंग बदलते थे। लगता था कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर जल्दी जल्दी दृश्य बदल रहा है। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। चारों ओर के दृश्य रहस्य से भरे थे। उनकी जीप थोड़ी देर के लिए रुक जाती है।
जहाँ जीप रुकी थी वहाँ लिखा हुआ था थिंक ग्रीन। वहाँ पूरे ब्रह्मांड का दृश्य मानो एक साथ देखने को मिल रहा था। वहाँ बहते झरने, तीस्ता नदी का तीव्र वेग, धुंध का आवरण, ऊपर आकाश में बादल थे और हवा धीरे धीरे बह रही थी। आसपास खिले हुए फूलों की हंसी बिखरी हुई थी। संपूर्ण अद्भुत वातावरण को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ साथ बहता ही जा रहा है। धुंधली चादर के हटते ही सामने विपरीत दिशाओं के खड़े पहाड़ दिखाई दिए। इन पहाड़ों के बीच स्वर्ग के समान सुंदर दृश्य बिखरे हुए थे। पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा उदार होती जा रही थी। उसे लगने लगा कि ईश्वर के बहुत समीप है। उसके होठों पर फिर वही प्रार्थना साना साना हाथ जोड़ी आने लगी। कुछ ही दूर चलने पर लेखिका की दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी। वे औरतें पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया कोमल थी, किंतु उनके हाथों में हथौड़े और कुदाल थे। कुछ की पीठ पर तो उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। वे पूरी ताकत के साथ पत्थर तोड़ रही थी। वे उस अलौकिक दृश्य से, सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में लगी हुई थी। लेखिका को एकाएक लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की लड़ाई उनके सामने थी। पूछने पर पता चला कि ये पहाड़िनें सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रही थी। यह बहुत खतरे से भरा हुआ कार्य है। आपको हैरानी होगी, किंतु इस काम को करने में बहुत से लोगों ने तो मौत को भी झुठला दिया। लेखिका गहरी चिंता में डूब गई। उन्हें देखकर जितेन नार्गे ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख सकते हो। आप पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनके देखने के लिए आप पैसे खर्च करके आई हैं। किंतु लेखिका सोच रही थी कि मेरे देश की जनता कितना कम लेकर कितना अधिक करती है। तभी वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर खिलखिला पड़ी। लेखिका को लगा कि खंडहर ताजमहल बन गया है। लेखिका थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के पत्थरों पर जाकर बैठ गई थी। वहाँ का वातावरण शांत था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी लय, ताल और गति से कुछ कह रही हो। इस सफ़र में लेखिका दार्शनिक सी बन गई थी। रात होने पर जितेन व अन्य साथियों ने नाच गाना आरंभ कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने अति सुंदर नृत्य किया। लायुंग के लोगों का मुख्य व्यवसाय आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका की इच्छा वहाँ बर्फ देखने की थी, किंतु वहाँ बर्फ दिखाई नहीं दे रही थी। वे समय 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक का मानना था कि यहाँ प्रदूषण के कारण स्नोफॉल नहीं होता। उसने बताया, कटाव नामक स्थान पर बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्थान नहीं बनाया गया था, इसलिए वह अपनी प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफ़र केवल 2 घंटे का था। अब रास्ता और भी खतरनाक था। सब लोग खामोश बैठे हुए थे। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहाँ के सारे वातावरण में बादल छाए हुए थे। जरा सी असावधानी से कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। थोड़ी दूर चलने पर मौसम साफ हो गया। मणि स्विट्जरलैंड देख चुकी थी, इसलिए उसने एकाएक कहा, यह स्थान तो स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर है। कटाव दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ रूपी चांदी की चादर फैली हुई थी। कटाव पहुंचते ही थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी के हृदय खिल गए थे। सभी यात्री वहाँ की बर्फ के फोटो खींच रहे थे। लेखिका बर्फ में जाना चाहती थी, किंतु उनके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। लेखिका फोटो खींचने की अपेक्षा वहाँ के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसा अनुपम सौंदर्य यदि अपराधी भी देख ले तो वह भी कुछ समय के लिए आध्यात्मिक हो जाए। मणि के मन में भी आध्यात्मिकता का भाव जागने लगा था।
लेखिका सोचती है कि हिम शिखर ही पूरे एशिया को पानी देता है। प्रकृति अपने ढंग से सौंदर्य में हमारे लिए पानी एकत्रित करती है और गर्मियों में ये बर्फ की शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हमारी प्यास को शांत करती हैं। प्रकृति की जल संचय की यह विधि भी अद्भुत है। हम इन हिमशिखरों और नदियों के ऋणी हैं। लेखिका और उसके सहयोगी यात्री कुछ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फौजी छावनियां दिखाई देती हैं। वहां से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा है। फौजी जवान कड़कती ठंड में अपने आप को कष्ट देकर हमारी सुरक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर कुछ उदास हो जाती है कि जहां बैसाख के महीने में भी इतनी अधिक ठंड है तो लोग पौष माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी मुसीबतों से भरा हुआ है। वास्तव में फौजी अपना सुख त्याग कर हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहां की प्राकृतिक दृश्यों को अपनी आत्मा में संजोकर लौट पड़े। युमथांग की संपूर्ण घाटी फूलों से भरी हुई थी। वहां के लोग अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व अनुभव करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का ही एक हिस्सा बन गया है। ऐसा होने से वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान हुई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। लौटते समय जितेन नार्गे ने और भी बहुत सी जानकारियाँ उन्हें दी। मार्ग में उन्हें एक ऐसा स्थान दिखाया जहां पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो वहां गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। उसने यह भी बताया कि वे पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे लोग गंतोक बोलते हैं। गंतोक का अर्थ है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों में टूरिस्ट स्पॉट बने हुए हैं, जिसका श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को इस यात्रा के पश्चात लगा कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है।